हरिहर काका कहानी के जो राइटर हैं उनका नाम है मिथिलेश्वर। ये कहानी एक गांव में रहने वाले बूढ़े व्यक्ति के बारे में है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी में बिताया था। सादगी का मतलब होता है सिंप्लिसिटी। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन सिंप्लिसिटी में बिता दिया था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह बेबसी और लाचारी का शिकार हो गए थे। उनके जो सगे संबंधी थे यानी कि उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे सगे वाले, वे सभी स्वार्थी हो गए थे। स्वार्थी यानी कि सेल्फिश, और वे अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे। अब लेखक जो है वो हरिहर काका को बचपन से जानते हैं। हरिहर काका उसके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार दुलार दिया था। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे। परंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरिहर काका ने चुप्पी साध ली थी। यानी कि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी बुरी घटनाएं घटी होंगी जिनके कारण हरिहर काका जो है वो अब चुप रहने लगे थे। वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हमें हरिहर काका के पिछले जीवन के बारे में जानना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी। तो लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी जो है वो 2,500-3 हज़ार है। यानी कि गांव की जो पॉपुलेशन है वो करीब 2,500-3 हज़ार है। वे लेखक के गांव के ही रहने वाले थे। कौन? हरिहर काका। तो हरिहर काका जो थे वो लेखक के गांव के ही रहने वाले थे। गांव में 3 स्थान प्रमुख है। एक है तालाब, दूसरा पुराना बरगद का पेड़, और तीसरा ठाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे लोग ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई इसका किसी को विशेष ज्ञान नहीं था। यानी कि जो ठाकुर बाड़ी है यानी कि जो मंदिर है उसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो उस मंदिर को लेकर यानी कि उस ठाकुर बाड़ी को लेकर उस गांव में एक कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वो कहानी ये है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा करनी शुरू कर दी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। उनका मानना है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत ज़रूर पूरी होती है। ठाकुर बाड़ी के पास काफ़ी ज़मीन है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से यानी कि रोज़ाना ठाकुर बाड़ी जाते थे, परंतु अब क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं तो अब उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया है। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सभी विवाहित हैं यानी कि सबकी शादी हो गई है। उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादियाँ की थी, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। उनकी दोनों पत्नियां भी जल्द ही स्वर्ग सिधार गई थी। यानी कि उनकी दोनों जो पत्नियां थीं उनकी भी जल्दी मृत्यु हो गई थी। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की थी। वे अपने भाइयों के साथ ही रहने लगे थे। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते हैं। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघा खेत है। हर एक भाई के हिस्से में 15 बीघा खेत। परिवार के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। यानी कि जो परिवार के लोग हैं वो फार्मिंग पर ही निर्भर रहते हैं। भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए कहा है। कुछ समय तक तो वो अच्छी तरह से उनकी सेवा करती रहीं, परंतु बाद में वो ना कर सकी। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। बचा हुआ भोजन उनकी थाली में परोसा जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया। उसके लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट खाना बनाए गए।
काका ने सोचा कि उन्हें भी स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको वही रूखा सूखा खाना परोसा गया। हरिहर काका आग बबूला हो गए, यानी कि बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। ठाकुरबाड़ी के जो पुजारी थे उस समय मंदिर के काम के लिए ही वो दलान में यानी कि वरांदा में वो आए हुए थे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना को महंत को बता दी। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा, यानी कि गुड न्यूज़ समझा, और सारे लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत काका को समझाकर ठाकुरबाड़ी ले आए। उन्होंने संसार की निंदा करनी शुरू कर दी और दुनिया को स्वार्थी कहने लगे और ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी ज़मीन मंदिर के नाम लिख दो, जिससे तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी, यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और लोग हमेशा तुम्हें याद करेंगे। हरिहर काका उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे और वो मुश्किल में पड़ गए। अब उन्हें कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। महंत ने ठाकुरबाड़ी में ही उनके रहने और खाने पीने का उचित व्यवस्था करवा दी, यानी कि उनके रहने और खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ महंत ने ठाकुरबाड़ी में ही करवा दी काका के लिए। जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाइयों को लगी, वैसे ही वे उन्हें मनाने के लिए फिर ठाकुरबाड़ी पहुँचे, पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल ना हो सके। काका नहीं माने। फिर अगले दिन वो फिर से ठाकुरबाड़ी पहुँचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे। उनसे अपनी दुर्व्यवहार के लिए, यानी कि अपना जो बिहेवियर था उसके लिए वो माफ़ी मांगने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वे घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी। उन्हें जिस किसी भी वस्तु की इच्छा होती, यानी कि जिस किसी चीज़ की भी उन्हें इच्छा होती तो आवाज़ लगा देते और वो चीज़ उनके सामने तुरंत मिल जाती। गांव में काका की चर्चा होने लगी, यानी कि गांव में वो धीरे धीरे फेमस होने लगे। घर के जो लोग थे वो ज़मीन अपने नाम लिखवाने की कोशिश करने लगे, परंतु हरिहर काका के सामने ऐसे कई एग्जाम्पल्स थे जिन्होंने जीते जी अपनी ज़मीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी थी और बाद में वो पछताते रहे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते और उन्हें समझाते रहते कि ज़मीन मंदिर के नाम लिख दो। तो उधर से महंत जो था वो भी ज़मीन अपने नाम लिखवाने की फेवर में था, यानी कि अपने नाम लिखवाने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। वे इस काम का उपाय सोचने लगे कि कैसे ज़मीन अपने नाम, यानी कि मंदिर के नाम लिखवाई जाए। एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को भाला, गणासा और बंदूक से लैस करके, यानी कि लाद के काका का अपहरण करवा दिया, किडनैपिंग करवा दिया। हरिहर काका के भाइयों और गांव वालों को जब ये बात पता चली तब वे ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की पर वो असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुलवा लिया। मंदिर के अंदर महंत और उसके आदमियों ने काका से ज़बरदस्ती कुछ सादे कागज़ों पर, यानी कि कुछ वाइट पेपर्स पर काका के अंगूठे के निशान ले लिए, यानी कि उन्होंने ज़बरदस्ती वाइट पेपर पर काका के अंगूठे के निशान ले लिए। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाज़ा खुलवाया, परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज़ आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो काका रस्सियों से बंधे मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था ताकि आवाज़ जो है वो बाहर ना जा सके। उन्हें बंधन से मुक्त करवाकर, यानी कि उन्हें छुड़वाकर उनके भाई उन्हें अपने घर ले गए। अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। 2-3 लोग रात में उन्हें घेर कर सोते रहते थे ताकि फिर से उनकी किडनैपिंग ना हो जाए। जब वे गांव में जाते तब भी हथियारों के साथ 2-3 व्यक्ति उनके साथ जाते थे।
उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख दो। जब एक दिन उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, यानी कि जब उनकी सहन करने की शक्ति खत्म हो गई, तब उन्होंने भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम ज़मीन कर दो, नहीं तो मार कर यहीं घर में गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार कर दिया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए यानी बचाव में चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। जब महंत तक यह खबर पहुंच गई तो वह पुलिस लेकर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाकर उनका बयान लिया, यानी कि पुलिस ने काका को छुड़वाकर उनका बयान लिया, यानी कि उनका इंटरव्यू लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती इन कागज़ों पर मेरे अंगूठे के निशान ले लिए हैं। उनकी हालत देखकर ये लग रहा था कि उनकी पिटाई हुई है। अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। अब वो अपने घर से अलग रहते हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रखा है। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसों पर मौज कर रहे हैं। एक नेताजी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वो अपने ज़मीन पर उच्च विद्यालय खोल दे, यानी कि हाई स्कूल वो अपने ज़मीन पर खोल दे, पर काका ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है, यानी कि गांव में अफवाहें फैल रही हैं। लोग सोचते हैं कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं और संतों को बुलाकर ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका जो है वो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं, यानी कि वो कुछ नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं और अपनी आँखों से आकाश की ओर देखते रहते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी संचयन से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सपनों के से दिन। बचपन में भले ही सभी सोचते हों कि काश हम बड़े होते तो कितना अच्छा होता, परंतु जब सच में बड़े हो जाते हैं तो उसी बचपन की यादों को याद करके खुश हो जाते हैं। बचपन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उस समय समझ में नहीं आती, क्योंकि उस समय हमारी सोच का दायरा सीमित होता है। और ऐसा भी कई बार होता है कि जो बातें बचपन में बुरी लगती हो, वही बातें समझ आ जाने पर सही साबित होती हैं। तो इस चैप्टर में लेखक अपने बचपन की यादों का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से वो और उनके स्कूल के साथी स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे और वे अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को समझ नहीं पाए थे और उसी का वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में किया है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले चलिए इस चैप्टर के लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। सपनों के से दिन कहानी के लेखक गुरुदयाल सिंह जी हैं। गुरुदयाल सिंह जी का जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में हुआ था। अपने पारिवारिक काम को करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और कलम को थामा। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। इनकी प्रथम कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। गुरुदयाल सिंह जी जब कॉलेज में प्राध्यापक के तौर पर नियुक्त हुए, तब उन्हें अपना ही उपन्यास पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि बहुत कम अध्यापकों को प्राप्त होता है। बड़ी सहजता से वे अपने पात्रों का चुनाव खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलितों के बीच से करते हैं, जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं जो उनकी दीनता और बेबसी के कारण है। यदि सम्मान की बात करें तो पंजाबी भाषा में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब के साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव इनको हासिल हुआ है। इन्होंने एक लेखक के तौर पर कई देशों का भ्रमण भी किया है।
तो ये चैप्टर एक आत्मकथा है जिसमें लेखक गुरुदयाल सिंह जी अपने बचपन के बारे में हमें बताते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक कहते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल होते थे। जब खेलते कूदते भागते दौड़ते हमें चोट लगती और हम जख्मी हो जाते तो सभी माँ बहनें हम पर तरस खाने की जगह पिटाई करती थी। तो यहाँ पर लेखक के साथ क्या होता था कि जब वो लोग खेलते थे और उन्हें चोट लग जाती तो उनकी जो माँ बहनें होती थी वो लोग उन पर तरस खाने की जगह उनकी उल्टा पिटाई ही कर देती थी। लेखक आगे कहते हैं कि कईयों के पिता जो थे वो बड़े गुस्सैल थे जो अपने बच्चों की बुरी तरह से पिटाई करते थे, लेकिन पिटाई पड़ने के बाद भी दूसरे दिन फिर सभी खेलने आ जाते थे। बच्चे की ऐसी प्रवृत्ति क्यों होती है ये बात लेखक को तब समझ आई जब वो स्कूल में अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए आए और वहाँ पर उन्होंने बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर सब्जेक्ट पढ़ा। आगे लेखक कहते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले मेरे अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। हम सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। ना समझ पाने के कारण उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, लेकिन जब खेलते थे तब हम एक दूसरे की बातें बखूबी समझ जाते थे। फिर लेखक हमें अपनी छुट्टियों के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि हर वर्ष अपनी माँ के साथ वो अपने नानी के घर चले जाते थे। नानी के घर वो खूब दूध, दही और मक्खन खाते थे। नानी के गांव में ही जो तालाब था उसमें वो दोपहर तक नहाते, फिर जो जी में आता नानी से मंगाकर खा लेते थे। आगे लेखक कहते हैं कि जब छुट्टियां खत्म होने लगती तो वो लोग दिन गिनने लगते। हर दिन उनका जो डर है वो बढ़ता चला जाता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। दिन बहुत छोटे लगने लगते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने लगती स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। लेखक कहते हैं कि ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। ओमा जो है वो लड़का था जिसका सर बहुत ज्यादा ही बड़ा था और उसका शरीर छोटा था, यानी कि चींटी जैसा शरीर था जिसके ऊपर नारियल जैसा एक सर। और जब भी उससे कोई लड़ाई करता तो वो अपने हाथ पैर नहीं चलाता बल्कि अपने सर से ही वार करता था। तो लेखक और उनके साथियों के लिए ओमा जो है वो सबसे बड़ा नेता था। लेखक कहते हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी अक्षर H की तरह बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल के प्रार्थना यानी कि प्रेयर के समय वो बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार यानी कि हाइट के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका चेहरा खिल उठता। स्कूल के सारे अध्यापक भी उनके पीछे लाइन से खड़े हो जाते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद जो कि पीटी के टीचर थे वे लड़कों के बीच जाकर देखते कि कोई कतार से बाहर तो नहीं आया, यानी कि कोई लाइन से बाहर तो नहीं आया। वो बहुत कड़क मास्टर थे, यानी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे जो बच्चों को तुरंत सजा दे देते थे। किंतु इसके बिल्कुल उल्टा हमारे हेडमास्टर शर्मा जी थे। वे बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। लेखक कहते हैं कि शर्मा जी 5वीं और 8वीं कक्षा को इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी खुद पढ़ाया करते थे। लेखक कहते हैं कि बिना रोए चिल्लाए स्कूल कभी जाना नहीं होता था, परंतु स्कूल में कभी कभी ऐसा भी पल हुआ करता था जिसके चलते स्कूल अच्छा भी लगने लगता था। लेखक कहते हैं कि जब पीटी टीचर स्काउटिंग का अभ्यास करते समय नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते तो झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं लहराते तो उसे देखने में बड़ा अच्छा लगता था। हमारे द्वारा अच्छा करने पर वे हमें शाबाशी दिया करते थे। फिर लेखक हमें बताते हैं कि हर साल अगली कक्षा में जाने पर उन्हें पुरानी पुस्तकें मिला करती थीं, किंतु किसी भी अगली कक्षा में जाने का ऐसा चाव बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे।
तो यहाँ पर लेखक जो है वो बताना चाहते हैं कि गांव में कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो लेखक के घर वाले भी नहीं चाहते थे कि लेखक पढ़े, लेकिन लेखक को पढ़ने में रुचि थी, उनको इंटरेस्ट था, वो पढ़ना चाहते थे। तो जो हेडमास्टर शर्मा जी थे वो एक धनी घर के लड़के को उसके घर में पढ़ाने जाया करते थे, यानी कि जैसे आजकल प्राइवेट ट्यूटर होता है ना, उसी तरह। तो अप्रैल में जब नया सेशन शुरू होता तो शर्मा जी उस लड़के से उसकी पुरानी किताबें लेखक के लिए लाया करते थे, यानी फेवर किया करते थे। तो यहाँ पर लेखक जो है वो कहते हैं कि उसके परिवार में पढ़ाई में किसी को रुचि नहीं थी, और अगर शायद उन्हें लेखक के लिए नई किताबें खरीदनी पड़ जाती तो वो लोग लेखक को भी पढ़ने नहीं देते और शायद लेखक की भी पढ़ाई छूट जाती। तो इसलिए शर्मा जी जो थे वो लेखक के लिए पुरानी किताबें ला दिया करते थे ताकि उसकी पढ़ाई ना छूटे। आगे लेखक कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। लोगों को फौज में शामिल होने के लिए नौटंकी और गाने के माध्यम से आराम और बहादुरी के किस्से का दृश्य दिखाकर उन्हें आकर्षित किया करते थे। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। तो इस चैप्टर के लेखक गुरुदयाल सिंह जी अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। वो बहुत कठिन से कठिन सजा देते थे। वो चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने के लिए कहा, परंतु कोई भी बच्चा पूरी तरह से शब्द रूप याद नहीं कर पाया था। मास्टर जी ने सभी बच्चों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने और पीठ ऊंची करने के लिए कहा, यानी कि मुर्गा बनने के लिए कहा। कई बच्चे तो सहन नहीं कर पाए और 3-4 मिनट बाद वो बारी बारी से गिरने लगे। तभी उसी वक्त हेडमास्टर शर्मा जी उधर से निकल रहे थे। उन्होंने जब पीटी सर को बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हुए देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने पीटी सर को बहुत डांटा और उनकी शिकायत डायरेक्टर को लिखकर भेज दी। जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक पीटी सर को स्कूल में आना मना था। आगे लेखक कहते हैं कि इसके बाद जो पीटी मास्टर थे वो अपने घर पर ही आराम करते रहते थे। उन्हें अपनी नौकरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे अपने पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भींगे हुए बादाम खिलाते और उनसे मीठी मीठी बातें करते रहते। जब बच्चों की नज़र पीटी मास्टर के इस मधुर व्यवहार पर पड़ी तो उन्हें यह एक चमत्कार सा लगा कि जो मास्टर स्कूल में बच्चों को बुरी तरह मारता पीटता है वे अपने तोतों के साथ आखिर कैसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। ये तो सचमुच आश्चर्यजनक है। तो इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि कुछ टीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही शांत होते हैं। वे बच्चों को प्यार से शांति से समझाते हैं। वहीं कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और वो बच्चों में अनुशासन डिसिप्लिन लाने के लिए सख्ती से पेश आते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पर्श से एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक राही मासूम रज्जा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक बचपन की बात करता है। बचपन में बच्चे को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। तो इस चैप्टर में भी लेखक ने 2 परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार है। दोनों परिवार समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवार के 2 बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती दिखाती है कि बच्चों की भावनाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिरा सके और समाज का विकास कर सके। तो इस चैप्टर में लेखक टोपी की कहानी हम सभी रीडर्स को यानी कि पाठकों को सुनाना चाहते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि वह इफ़न की कहानी पूरी नहीं सुनाएगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाएगा
जितना टोपी की कहानी के लिए उसे ज़रूरी लग रही है। इफ़न टोपी की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना शायद टोपी की कहानी अधूरी है। तो ये दोनों लेखक की कहानी के दो चरित्र हैं, यानी कि दो कैरेक्टर्स है, इफ़न और टोपी शुक्ला। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला यानी कि टोपी शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा यानी कि इफ़न है। एक को सभी प्यार से टोपी कहकर पुकारते हैं और दूसरे को इफ़न। इफ़न की जो दादी थी वह पूरब की रहने वाली थी। 9 या 10 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और वह लखनऊ आ गई, परंतु जब तक वह जिंदा रही वह पूरब की ही भाषा बोलती थी। लखनऊ की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी। उन्होंने तो मायके की ही भाषा को गले लगाए रखा था, क्योंकि उनकी इस भाषा के सिवा उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात को समझ पाता। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल तड़पने लगा, परंतु एक मौलवी के घर में गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। उन्हें डर था कि उनके पति जो है वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उनका दिल उदास हो गया। लेखक कहते हैं कि इफ़न की जो दादी थी वो किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि वो एक जमींदार की बेटी थी। वह दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही को बहुत ज़्यादा ही मिस करती थी। जब भी वह अपने मायके जाती तो जितना उनका मन होता वह जी भरकर खा लेती, क्योंकि लखनऊ वापस आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता था। इफ़न को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अम्मी अब्बू, बड़ी बहन और छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु वह दादी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार उसे डांट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की तरह ही कभी कभी डांटती और मारती थी। उसके अब्बू जो थे वो भी कभी कभी घर को कोर्ट समझकर अपना फैसला सुनाने लगते थे। नुज़हत को भी जब भी मौका मिलता वह उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनारपरी और वगैरह वगैरह कहानियाँ सुनाया करती थी। इफ़न की दादी की बोल टोपी के दिल में भी उतर गई थी। उसे भी इफ़न की दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी। इफ़न की दादी टोपी को अपनी माँ की तरह लगती थी, यानी कि टोपी को इफ़न की दादी में अपनी माँ नजर आती थी। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे तो अपनी दादी से नफरत थी। वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। टोपी को अपनी दादी की भाषा और इफ़न के अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी। लेखक कहते हैं कि टोपी जब भी इफ़न के घर जाता तो वह उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। टोपी को इफ़न की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था। लेखक कहते हैं कि इफ़न की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछकर बात आगे बढ़ाती थी कि उसकी अम्मी क्या कर रही है। पहले पहले तो टोपी को समझ में ही नहीं आया कि ये अम्मी क्या होता है, परंतु बाद में उसे समझ में आ गया कि माता जी को ही अम्मी कहा जाता है। जब टोपी ने अम्मी शब्द सुना तो उसे यह शब्द बहुत अच्छा लगा। एक दिन टोपी जब अपने घर में खाना खा रहा था तो उसे बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगा। राम दुलारी जो कि टोपी की माँ थी वो खाना परोस रही थी। टोपी ने कह दिया, अम्मी जरा बैंगन का भरता। अम्मी यह शब्द सुनते ही मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उनके हाथ खाते खाते रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने के मेज से उठ गई और टोपी की माँ राम दुलारी ने फिर टोपी की बहुत पिटाई की और वह एक ही बात बार बार पूछ रही थी कि अब से वह इफ़न के घर जाएगा क्या। इसके उत्तर में हर बार टोपी हाँ ही कहता था। मुन्नी बाबू और भैरव जो कि टोपी के भाई थे वे टोपी की पिटाई का तमाशा देख रहे थे। लेखक कहता है कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी उसी समय मुन्नी बाबू एक और बात जोड़कर बोल देता है कि एक दिन उन्होंने इसे रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते हुए देखा था, परंतु सच्ची बात तो ये थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देख लिया था
और मुन्नी बाबू ने उसे रिश्वत दी थी ताकि टोपी घर पर उनकी शिकायत ना कर दे। उस दिन तो टोपी की बहुत पिटाई हुई जिससे उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे पिछले दिन की सारी बातें बता दी। दोनों भूगोल शास्त्र की कक्षा छोड़कर बाहर निकल गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे क्योंकि बात यह थी कि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता था। फिर टोपी बहुत ही भोलेपन से इफ़न से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग दादी बदल लें। उसकी दादी इफ़न के घर और इफ़न की दादी उसके घर आ जाए। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इफ़न कहता है कि टोपी की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि उसके अब्बू यह बात को नहीं मानेंगे क्योंकि उसकी दादी उसके अब्बू की माँ है। जब टोपी और इफ़न बात कर रहे थे उसी समय इफ़न का नौकर आता है और वह खबर देता है कि इफ़न की दादी का देहांत हो गया है। शाम को जब टोपी इफ़न के घर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर शांति थी, घर लोगों से भरा हुआ था, परंतु दादी के ना होने से टोपी के लिए वह घर पूरा खाली हो चुका था। जबकि टोपी को इफ़न की दादी का नाम भी मालूम नहीं था, परंतु उसका इफ़न की दादी से बहुत गहरा संबंध बन गया था। दोनों अपने अपने घरों में अजनबी और घर भरा होने के बाद भी अकेले थे क्योंकि दोनों को ही उनके घर में समझने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पर दोनों कौन है? एक तो है टोपी और दूसरी है इफ़न की दादी। तो दोनों यानी कि टोपी और इफ़न की दादी दोनों अपने अपने घरों में अजनबी थे क्योंकि उनको अपने घरों में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उनकी बातों को समझ सके। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दिया था। टोपी फिर इफ़न को सहानुभूति देते हुए कहता है कि इफ़न की दादी की जगह अगर उसकी दादी मर गई होती तो ठीक हुआ होता। लेखक कहते हैं कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब से वह किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती हो, यानी कि जिसमें ट्रांसफ़र होता रहता हो। तो टोपी ने ऐसी कसम क्यों खाई थी? 10 अक्टूबर सन 45 को टोपी के जीवन के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इस दिन इफ़न के पिता का ट्रांसफ़र हो गया और वो मुरादाबाद चले गए। टोपी इफ़न के दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था और अब इफ़न के चले जाने पर वह और भी अकेला हो गया था। इफ़न के जो पिता थे वो कलेक्टर थे, तो उनके चले जाने के बाद दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह आए और उनके 3 लड़के थे। उन 3 लड़कों में से टोपी का दोस्त कोई भी नहीं बन सका क्योंकि एक डब्बू था जो कि बहुत छोटा था और बिल्लू जो था वो बहुत ही बड़ा था और गुड्डू जो था वो उसके बराबर का था, परंतु वह इंग्लिश बोलता था। अब ना तो इफ़न था और ना ही इफ़न की दादी थी जो टोपी को समझ सके। घर में ले देकर एक बुढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह अब सीता के साथ ही समय गुजारने लगा। ठंड के दिन शुरू हो गए थे और मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट बना, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला। वैसे कोट तो बिल्कुल नया ही था क्योंकि जब वह बनाया गया था तब वह मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी गई कोई भी चीज़ वापस तो नहीं ली जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी यह ठंड का मौसम बिना किसी गर्म कपड़े के ही बिताएगा। इस पर दादी और टोपी के बीच बहस हो गई और दादी ने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। जब टोपी को उसकी माँ ने दादी को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा तो उनकी बुढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि अब वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, उसे दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल तो टोपी फेल ही हुआ था।
वह पढ़ाई में बहुत तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने के लिए बैठता तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता था, या फिर उसकी माँ को ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती थी जो नौकरों से मंगवाई नहीं जा सकती। और अगर किसी दिन ये सभी चीजें नहीं होती तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्नों को फाड़कर उनसे हवाई जहाज बनाकर उड़ाने लग जाता था। ये तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरी साल भी फेल हो गया। तीसरे साल तो वह पास हो गया, लेकिन 3rd डिवीजन से। ये 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। दरअसल जब टोपी के सभी दोस्त 10वीं कक्षा में थे, इसलिए वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों में से किसी के साथ भी उसने दोस्ती नहीं की थी। वो जब भी कक्षा में बैठता उसे अजीब लगता। टोपी ने किसी न किसी तरह इस साल को झेल लिया, परंतु जब वह दूसरी साल फिर से फेल हो गया तो वह अपने जूनियर्स के साथ आ गया। उन सभी के बीच में वह अच्छा खासा बुढ़ा दिखाई देने लगा था। वाहिद, जो कि कक्षा का सबसे तेज लड़का था, यानी कि टॉपर था, उसने टोपी से पूछा कि वह उन लोगों के साथ क्यों नहीं खेलता है। तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे तो 8वीं कक्षा वालों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो आगे 10वीं कक्षा में चले जाएंगे और टोपी फिर से इस साल फेल हो जाएगा, तो वो 8वीं कक्षा वालों के साथ उसे रहना पड़ेगा, तो उनसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा होगा। यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी और ऐसा लगा जैसे यह बात उसके दिल के आर पार हो गई हो, और उसने उसी टाइम कसम खाई कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, वह पास होकर दिखाएगा। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गया। टोपी के पिता डॉक्टर भृगु नारायण चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो, उस घर में कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब टोपी के पिता चुनाव हार गए तब जाकर घर में थोड़ी शांति हुई और टोपी ने देखा कि उसकी परीक्षा को भी ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु जैसे वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था, ऐसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता था। इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत था। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वह पास हो गया तो उसकी दादी बोली, वाह, टोपी को भगवान नजरबंद से बचाए। तीसरे साल पास हुआ, वो भी 3री श्रेणी में। चलो, पास तो हो गया। परंतु यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि सभी को उसकी परेशानियों को भी देखना चाहिए कि किस वजह से वह 2 साल फेल हुआ और 3री साल में 3rd डिवीजन से पास हुआ। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और अगर आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।